हेलो फ्रेंड्स, 2020 इकोनॉमिक्स एंट्री नेट का सेकंड पार्ट क्वेश्चन लेकर मैं आई हूँ। आज पहले पार्ट में हमने 12 से 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम लोग 10 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं और थियोरेटिकल तो हैं ही। तो शुरू करें हम। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने आपके लिए पहले प्रस्तुत कर दिया है। आज शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बाउंसिंग ए चेक। एक चेक के बाउंस होने पर मैक्सिमम जो पेनाल्टी, जो दंड देना पड़ता है चेक बाउंस होने पर। चेक बाउंस क्या होता है कि आपने चेक काट दिया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो वो पेमेंट वहां नहीं हुआ, तो वो चेक बाउंस कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैक्सिमम पेनाल्टी होती है वो जिसके अकाउंट का चेक बाउंस हुआ, मान लीजिए आपने काटा या हमने काटा और हमारे अकाउंट में पैसा नहीं था और चेक बाउंस हो गया, तो उसकी मैक्सिमम सजा है 2 साल। ठीक है। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखा है ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो कि पनिशमेंट फॉर चेक बाउंस क्या है। 2 साल का के लिए जेल और फाइन, जो कि चेक का जो भी अमाउंट है उससे दुगना। मान लीजिए 1000 का है तो 2000 फाइन। तो या तो डबल फाइन लग जाए चेक के अमाउंट का या दोनों लग सकता है। तो ये सिविल सूट कैन ऑल्सो बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द ड्रॉवर फॉर पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट। ठीक है। तो इसलिए कानूनी प्रावधान है जिसमें कि जिसका चेक बाउंस होता है उसे सजा। इसलिए अपने अकाउंट को देखकर पैसे रखकर ही चेक काटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ इकोनॉमिस्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ व्हेन दे प्रपोज देयर थ्योरीज। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ कि उनका समय, किस समय उन्होंने कब कौन सी थ्योरी दी। हेरोड ने कब दी, शुम्पीटर ने कब दिया, रोस्टो ने कब दिया और सोलो ने कब दिया। तो हेरोड ने अपनी थ्योरी जो दी थी उनका टाइम था 1939। पहले मैंने इनका टाइम लिख दूं ताकि आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सके। शुम्पीटर का 1942, रोस्टो का था 1960 और सोलो का था 1956। ठीक है। तो अब हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आसान होगा। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है। तो इस 1, 2, 4, 3 का ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, A, B, D, C। A, B, D, C। BADC ऐसे इसमें दिया हुआ है, लेकिन मुझे जो ये सीक्वेंस मिला है इसके अनुसार ये होगा AB। इसको कर दे हम A, B, D, C। ठीक है। इसका आंसर ये होगा। हेरोड ने अपनी थ्योरी दी थी 1939 में, शुम्पीटर ने 1942 में, रोस्टो की थ्योरी आई थी 1960 में और सोलो ने दिया था 1956। ठीक है। इसको आप वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि आंसर जो आया है वो आंसर नेट के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन मैंने नेट में इनकी थ्योरीज का डेट देखा तो ये डेट आया इस तरह से। तो काइंडली वेरीफाई। ये डेट का वेरिफिकेशन कर लेना होता है, डेट में गड़बड़ी होती है कभी कभी। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इनिशियली सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स अंडर इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रोग्राम कहते हैं, IADP। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है IADP प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ था कि 7 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए थे 7 स्टेट से।
क्यों? एग्रीकल्चर प्रमोशन के लिए, कृषि के विकास के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रमोशन के लिए, एग्रीकल्चर प्रमोशन या इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, कौन कौन से स्टेट थे? तो स्टेट को हम लिखते हैं पहले। पहला था तंजावुर, तंजावुर था तमिलनाडु का। फिर वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश से शॉर्ट में लिख रही हूँ, पहला डिस्ट्रिक्ट ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा है शाहाबाद बिहार, अब उसका नाम बदल दिया गया है, वहाँ पर सासाराम देहरी ये सब इस तरह से नाम आ गया है, शाहाबाद। फिर है रायपुर एमपी, एमपी। नंबर 5 पे था अलीगढ़, यूपी। अब देखिए 1960 वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम करंट क्वेश्चन आता है। लुधियाना पंजाब, और 7th वन इज पाली राजस्थान। ये 7 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था 1960 में आईएडीपी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इंडियन इकोनॉमी का कुछ अच्छा क्वेश्चन भी। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है Q3, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि ना इसमें जब भी आप लिखोगे तो ये सही नहीं आता है पावर सही तरीके से। जैसे Q³ माइनस 100 10Q स्क्वायर, 10Q स्क्वायर प्लस 6Q। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड करना है मिनिमम एवरेज कॉस्ट and what level of output will be the at which minimum cost occur। तो हमें मिनिमम ऑफ एसी फाइंड करना है। इसके लिए मैंने एक पेज लिया है अलग से ताकि अच्छे से इसमें हो सके। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ अच्छे से सीधा में। So it will be written like this: TC is equal to Q minus 10Q square plus 6Q। फर्स्ट ऑफ ऑल AC फाइंड करना होगा हमें, मिनिमम ऑफ AC फाइंड करना है। तो AC कैसे फाइंड करते हैं? DC by Q, so it will be Q by Q plus it is minus, so let me erase it with black, otherwise I have to write it all. So it will be, it is minus 10Q square plus 6Q. So divided by Q, all will be divided by Q. So it will become Q square, because one Q will be cancelled, it will become minus 10Q plus 6। ये हो गया हमारा AC। अब निकालना है हमें मिनिमम ऑफ AC निकालने के लिए इसका हमें, ये AC निकल गया, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा टू फाइंड द मिनिमम। So it will be 2Q। Again I am cutting, it will be 2Q
when we derive and 10. So in order to find the value of Q, it will be 10 by 2. So it is 5. So we got the value of Q, that is 5. Now we have to find the minimum of, so then what will be our AC? Let me change the color. So first of all we find the value of AC. So AC will be, it is AC is given as Q square minus 10 Q plus 6. So we put the value of Q, so it is 5 square minus 10 into 5 plus 6. So it will be 25 minus 50 plus 6. So it is 60. Sorry. It is 60 Q. Everywhere I have put it wrong. So it is 60 Q. It is 60. Okay, so it will be 85 minus 50 is equal to 35. Now we have to find the, it is 35. Now we have to find minimum of AC. So it will be minimum when its second derivative will be positive. So we have to find second derivative, that is d square cube of this one. So it is 2, which is positive. So it is minimum of AC. So answer, so AC will be 25. For minimum of AC, what will be? AC will be minimum at AC is equal to 35 and Q is equal to 5. So this is our answer. So let us go to back page and take the right answer. So I think it is clear. For मिनिमम के लिए क्या किया हमने, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब एसी मिनिमम है, अगर ये नेगेटिव होता तो मैक्सिमम होता। तो चूंकि हमारा आंसर यहाँ पर मिनिमम +2 आया है, इसलिए यहाँ पर एसी मिनिमम है, हमें यही फाइंड करना था। और एसी का वैल्यू 35 आया और क्यू क्या आया 5। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर पे चल के देखते हैं। तो क्या है आंसर, क्या है कि मिनिमम, पहला आंसर इसका होगा AC इज मिनिमम एट 30, AC मिनिमम 35 and Q is 5, which we have found. So here we have to tick the answer. So let me use the black pen to tick the answer. This is right answer. Okay. Now the question number 5. Assertion. Chronic poverty is the main problem facing India. British colonial rule has caused unemployment in India. So assertion says कि भारत में chronic है, मतलब chronic poverty है, गरीबी जो है बहुत क्रॉनिक हो गई है, मतलब पुरानी हो गई है, इसको खत्म करने में मुश्किल हो रही है। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने भारत में बेरोजगारी लाया, या कॉलोनियल रूल भारत में बेरोजगारी का कारण है। तो ये ठीक है कि पॉवर्टी में इंडिया फेस कर रहा है, ये भी सही है, और दूसरा लाइन भी सही है। पर क्या है कि ये एक दूसरे का ये जो है असर्शन जो है, रीजन जो है वो एक का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 2 सही है। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6।
ये क्या बोल रहा है, इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में केवल हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करते हैं या केवल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करते हैं, या तो नहीं तो दोनों में से कोई यूज नहीं करते, ना तो मैक्रो ना तो माइक्रो, या फिर दोनों का यूज करते हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों का यूज करते हैं, बट वी ऑल एक्सटेंड अडैप्ट एंड इंटीग्रेट देम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही केवल एक जगह एक ही का होता है, दोनों को मिलाकर उन दोनों को इंटीग्रेट करके हम यूज करते हैं। तो ये सही है आंसर, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो दोनों थ्योरीज का वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन constituted for doubling farmer income by 2022। ये बहुत करेंट है और ये नीति आयोग का प्रोग्राम है और नीति आयोग ने कमिटी स्टैब्लिश किया है कि फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि कौन कौन सा ये कमिटियां किस किस चीज की हैं। तो हम एक एक कमिटी को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि फार्मर के लिए कौन सा है। अशोक मेहता कमिटी, ठीक है, अशोक मेहता कमिटी 1977 में स्टैब्लिश किया गया था और ये क्या था कि 3 टायर जो पंचायती राज था ना, 3 स्तर पर पंचायती राज को खत्म करके इसने सिफारिश की थी 2 स्तर के पंचायती राज को एबॉलिश करके क्या करना था, 2 टायर 2 स्तरीय, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता और एक मंडल पंचायत, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल और मंडल पंचायत। लेवल प्लस मंडल पंचायत, 2 ही टायर की बात इन्होंने की, ठीक है। तो ये पंचायती राज के लिए, पंचायत के लिए इन्होंने सिफारिश की, ठीक है। जिला परिषद और मंडल पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद और मंडल पंचायत। नरेश चंद्रा कमेटी क्या चीज के लिए थी, नरेश चंद्रा कमेटी 2003 दिसंबर में ये इसका गठन हुआ। इसको क्या सिफारिश देना था, इनको था सिविल एविएशन के लिए, नागरिक उड्डयन विभाग, सिविल एविएशन में क्या इनको सिफारिश देना था कि करना था कि किस तरह से सिविल एविएशन को फायदेमंद बनाया जाए। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन की बात इन्होंने की, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, सेफ्टी इत्यादि पर इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, ठीक है। और ये राजीव कुमार कमेटी जो थी, ये ओएनजीसी, ऑयल, ये 2018 में अपने रिपोर्ट इन्होंने दिया 2018 में, जैसे और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और 149 छोटी कंपनियों को प्राइवेट के निजीकरण और पर प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात इन फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने या उनके साथ मिलकर काम करने की सिफारिश की। अशोक दलवाई कमेटी जो है, जो नीति आयोग के द्वारा फार्मर वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश की गई है और इन्हें सिफारिश देना है 2020 तक फार्मर वेलफेयर कैसे बढ़ सके, इस फार्मर इनकम को डबल करना, इनका मुख्य इनकम को डबल करने के संबंध में इन्हें सिफारिश देना है। डबल कैसे डबल हो, इस पर इन्हें बताना है 2022 तक फार्मर इनकम को डबल करने के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर है अशोक दलवाई कमेटी, फार्मर से रिलेटेड यही कमेटी है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following equations represent national income identity? तो नेशनल इनकम आइडेंटिटी को में क्या क्या चीज होता है, तो C से कंजम्पशन, I से इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और
एक्स में एक्सपोर्ट होता है, एस सेविंग होता है, एम इंपोर्ट होता है। तो एक एक चीज नहीं, यहाँ पर क्या है, इसका आंसर होगा ये, जिसमें कि सी ओनली। क्यों? क्योंकि इसमें कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सबको मिलाकर नेशनल इनकम आइडेंटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। इसे एनएक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, जिसमें कि प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, इसको यहीं पे बनाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर पहले ऊपर लिखते हैं, Q इज इक्वल टू 10 L to the power 0.8 and K is given 0.2। ठीक है, अब इसमें क्या है कि L और K, L का पावर 0.8, K का पावर 0.2। अब हमें क्या फाइंड करना है, MPL ऑफ लेबर एंड MPK, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो MPL के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ऐसे निकालना होगा, तो ये निकलेगा 0.8 इंटू 10 L 0.8 minus 1 K 0.2, then it will be 8 if it is multiplied by 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 8 हो गया, और ये हो गया L का पावर 0.2 माइनस, क्योंकि -1 बड़ा है उससे माइनस कर रहे, और ये हो गया K 0.2। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 L 0.2 K 0.2। ठीक है, ये MPL निकल गया। अब हमें MPK निकालना है, dq by, so it will be 0.2 into 10 L 0.8 K 0.2 minus 1, so it will be 2.2 और 10 को मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, L 0.8 इंटू K 0.8, ये भी माइनस होगा क्योंकि 0.1 बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2L 0.8, इसका पावर माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा 0.8। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा आ गया एक आंसर MPK, ये आ गया। ये MPK आ गया और ये MPL। तो आंसर इज A and C। So it is A 8KL 0.2 and 2LK। और यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 8, क्योंकि L का पावर माइनस है ना, तो L नीचे जाएगा, 8 K 0.2 और L 0.2। ठीक है,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जिसका पावर माइनस होगा ना वो नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ एल का माइनस है तो एल नीचे जाएगा, तो इसका हो गया ये और 8KL/2 एंड तो A and C are answer. So this is correct and this is correct and इसको हम कैंसिल करते हैं। अगर मिटाएंगे तो सारा मिट जाएगा, इसीलिए यहाँ कटिंग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। What type of relationship exists between two variables if all points on a scatter diagram appear to fall on a straight line going upward from left to right? So suppose if we draw it, it will be, if we draw a scatter diagram, the line will be so it is x variable, y variable, 0. So what type of is going upward from left to right? It is going upward from left to right. So it shows the positive, two variable x and y के बीच में ये पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, बिकॉज दोनों बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। इधर देखो आप x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। सो व्हेन दे गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाते हैं तो वहां पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। So that's all for today. Thank you. I will bring more questions.